तरफ। अगला सवाल जबरदस्त है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, अंतरराष्ट्रीय विषयों का है, सब तरह से महत्वपूर्ण सवाल है। स्पेस एक्स, देखिए ऐसा संभव नहीं है कि मेरी क्लास हो और उसमें 10-15 दिन में एलन मस्क का नाम ना आ जाए। अभी 2-4 दिन पहले मैंने टेस्ला के मामले में इशू किया है, आपको याद होगा। एलन मस्क टेस्ला वाले, एलन मस्क स्पेस एक्स वाले, एलन मस्क स्टार लिंक वाले, एलन मस्क है ना क्या कहते हैं इसको, डॉजी कॉइन वाले। तो इसके बारे में मैंने काफी ज्यादा चर्चा एलन मस्क के बारे में ऑलरेडी कर रखी है। मतलब हमारी क्लास का तो सेलिब्रिटी है वो। मतलब जिस प्रकार से बाइडेन, शी जिनपिंग, पुतिन इनकी चर्चा होती है, ऐसे एलन मस्क की हमारे क्लास में चर्चा होती है। ये हमारे में ही नहीं जी, इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलन मस्क की सब जगह चर्चा होती है। ठीक है, अभी रिसेंटली चर्चा क्यों हो रही है अब वो सुनो। मेरे क्लास के विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पता है कि एलन मस्क ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट लगा करके लोगों को इंटरनेट देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है जिसका नाम है स्टारलिंक। याद है? अच्छा, आपको कुछ दिन पहले मैंने, आपको याद होगा, एक चाहे तो आप वीडियो सर्च कर लीजिएगा, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देखें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एटम बम से भी कई गुना तेजी से हाल ही में एक वॉल्केनो फटा था। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो कौन सी जगह पर फटा था वॉल्केनो, जिसके बारे में मैंने वीडियो किया था और बताया था कि वहां पर इंटरनेट वगैरह सब बंद हो गया है। कमेंट बॉक्स में अगर बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। जब तक आप मुझे नाम बताएं तब तक मैं आपको अन्य जानकारियां देता हूं। अन्य जानकारी यह है कि दुनिया भर में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क ने एक प्रोग्राम चला रखा है जिसका नाम है स्टारलिंक। रिसेंट न्यूज ये है कि उसने हाल ही में फरवरी के शुरुआती दिनों में अपने फाल्कन 9 नामक रॉकेट से 49 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किए। अमेरिका में केनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से उसने रॉकेट पर सवार करके अपने फाल्कन 9, जो इनका रीयूजेबल रॉकेट है, जाता है छोड़ के वापस चला आता है, 49 सैटेलाइट बिल्कुल टोंगा नामक स्थान पर है। बिल्कुल सही है। अब मैं लाता हूं टोंगा को भी चर्चा में, फिलहाल के लिए सुनते चलिए। तो फिर से सुनिए एलन मस्क ने, मैं वो वीडियो भी दिखा देता हूं जिसके बारे में चर्चा हो रही है, आप इधर देखें। ये देखिए, इसने बकायदा एलन मस्क ने अमेरिका के अंदर केनेडी स्पेस रिसर्च स्टेशन से अपने फाल्कन 9 रॉकेट में भरकर इस टोपी के अंदर 49 सैटेलाइट भेजे। कहां भेजे? लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? अगर पृथ्वी ये है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए स्थान है, यानी कि जहां पर आप जो है सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, भेज सकते हैं। पृथ्वी का जो निकटतम ऑर्बिट क्षेत्र है जहां पर सैटेलाइट घूम सकते हैं, उसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। उससे ऊपर वाले को मिडिल अर्थ ऑर्बिट, उससे ऊपर वाले को हाई अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। सामान्यतया पृथ्वी से 200 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले उस ऑर्बिट को हम लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। 2000 से 20000 तक हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, और 20000 से लेकर के 36000 किलोमीटर तक हम हाई अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ज्ञात हो कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में अपने 49 सैटेलाइट भर करके इस रॉकेट में से भेजने के लिए लॉन्च किया। फिर क्या हुआ? ये छोड़ करके चला भी आया। कौन चला आया? इनका ये वाला फाल्कन 9 ऊपर सैटेलाइट छोड़ा और छोड़कर नीचे उतर भी आया। भाई साहब, 220 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन्होंने सैटेलाइट छोड़े, लेकिन उन 49 में से 40 सैटेलाइट जल गए। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं। उन 49 में से 40 यानी कि 40 सैटेलाइट जल गए हैं। जल कैसे गए साहब? क्या हुआ? रास्ते में कोई खराबी हो गई क्या? जी नहीं, फाल्कन 9 तो छोड़ करके चला आया वापस, सैटेलाइट्स को डाल आया ऑर्बिट में, लेकिन वो 40 सैटेलाइट उसके छोड़ने के बाद में वापस धरती की तरफ चल पड़े। आप पूछेंगे सर ये कैसे होता होगा? मैं बताता हूं कैसे होता है। देखो क्या है, हम लोग ये मानते हैं कि अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। उस लाइन को करमन रेखा के नाम से सामान्यतः माना जाता है। यह माना जाता है कि अंतरिक्ष 100 से ऊपर की तरफ अंतरिक्ष है जहां पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव मिनिमम हो गया है। अच्छा, ऐसी स्थिति में बच्चों यह माना जाता है कि अगर कोई रॉकेट जा रहा है और उसने अपने में से कोई भी सामान निकाला और उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, 100 किलोमीटर की लाइन से ऊपर फेंक दिया, तो अब वो गुरुत्वाकर्षण से दूर चला गया।
गुरुत्वाकर्षण से दूर चला गया तो अब वो पृथ्वी के चारों तरफ तैरता रहेगा, चलता रहेगा। इसी आधार पर आज भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों तरफ तैर रहा है, उड़ रहा है। आप देख सकते हैं बकायदा ये एल्टीट्यूड दिखता जा रहा है, किलोमीटर्स में आप देख रहे हैं कि कितना किलोमीटर ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए रॉकेट है, इसने अपने सिर पर सैटेलाइट बिठा रखे हैं, ये गया और जाकर के यो फेंका और खुद लौट करके नीचे आ गया, यानी कि आकर के लैंड हो गया। ये जो फेंकने की प्रक्रिया थी ना इसकी, इस प्रक्रिया में ही सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जब छोड़ के चल दिया तो उनमें से 49 सैटेलाइट इसने अंतरिक्ष में छोड़े। मैंने आपसे पूछा टोंगा का नाम क्यों लिया जा रहा है, तो टोंगा का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि टोंगा में जब से वो वॉल्केनो आया है तब से इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो ये स्पेस एक्स वाले टोंगा में इंटरनेट की सेवाएं सही से चालू करना चाहते थे कि टोंगा में इंटरनेट चालू हो जाए, इसलिए इन्होंने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए थे कि भाई मैं वहां पर भेजता हूं, वहां पर मेरे इंटरनेट से टोंगा वासी जो लोग हैं उनको इंटरनेट मिल जाएगा, ताकि मैं दुनिया की नजर में आ जाऊंगा और मैं बताने लगूंगा कि देखिए स्टारलिंक कितना अच्छा है। बोले क्यों, क्योंकि हमारे माध्यम से भेजे गए सैटेलाइट इतनी मतलब ड्रास्टिक पोजीशंस में जो जगह खराब है वहां पर भी इंटरनेट उपलब्ध करा सकता है। ये विज्ञापन के लिए काम कर रहे थे। इनको फायदा क्या होने वाला था, दुनिया को फिर ये कहने में कामयाब होते कि यदि आप सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट लेंगे तो ना तो वो कभी वॉल्केनो से खराब होगा, ना कभी वो तूफान से खराब होगा, ना कभी वो किसी प्रकार के मतलब कोई और चुनौती उसको आएगी। सैटेलाइट से इंटरनेट लीजिए, ये इस प्रकार का विज्ञापन करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किए थे। 40 जल गए, लेकिन उनमें से कारण खोजने निकले कि हुआ क्या। हुआ तो पता चला कि साहब जमीन पर तो जो तूफान आते हैं, आंधी तूफान जो आते हैं, वो पानी, हवा, समुद्र से निकल करके आते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जो तूफान आते हैं वो अदृश्य शक्ति के रूप में आते हैं। इनकी रिपोर्ट में जानकारी निकल करके आई और पता चला कि सूरज की तरफ से चला हुआ जो सोलर स्टॉर्म था, यानी कि एक ऐसा स्टॉर्म जो कि सूरज की तरफ से निकला था, सोलर फ्लेयर, उसने ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड अपोजिशन में क्रिएट कर दिया कि जो सैटेलाइट ये छोड़ने गए थे उसके अगेंस्ट में सैटेलाइट नीचे आके गिर गए। यानी कि कोई और कारण नहीं मिला, अंतरिक्ष में सूरज के द्वारा ऐसी स्थिति पैदा हो गई। आप देखें, न्यूज पढ़ें, आप समझ पाएंगे। स्पेस एक्स के सैटेलाइट नीचे गिर गए आकर के, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष में सूर्य की तरफ से आता हुआ तूफान मिल गया। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, प्रश्न क्या आएगा, और भी तो बहुत सारे सैटेलाइट होंगे वहां पर, केवल यही वाला सैटेलाइट आकर के नीचे क्यों गिरा और इसी के 40 क्यों गिरे हैं? बताता हूं। इसी के 40 इसलिए गिरे क्योंकि इसने अभी पृथ्वी के नजदीक ही छोड़ा था, पेरिजी कक्षा में, 220 किलोमीटर की कक्षा में, जहां सामान्यतः सैटेलाइट डाले नहीं जाते, इसने पेरिजी में छोड़ा। आप में से कुछ को पता ही नहीं पेरिजी क्या होता है, तो मैं बता दूं भाई। पृथ्वी की मान लीजिए कक्षा, पृथ्वी ये है, अब पृथ्वी के चारों तरफ मुझे चक्कर लगाना, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अब मुझे सैटेलाइट छोड़ना है, तो मैं इस तरह की कक्षा क्रिएट करता हूं। किस तरह की? पृथ्वी के नजदीक पेरिजी और पृथ्वी के नजदीक अपोजिट में अपोजी। मैंने नजदीक छोड़ दिया इस वेलोसिटी के साथ कि अब ये दूर ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसने छोड़ा 220 किलोमीटर पर ही था, लेकिन पृथ्वी पर जैसे ही चक्कर काटने की बारी आई, सूरज की तरफ से यहां पर स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया। तूफान आया तो ये सैटेलाइट जाना तो अपोजी में चाहिए था, अपोजी बोले तो पृथ्वी से दूर की तरफ, लेकिन सूरज की तरफ से आ रहे स्टॉर्म से ये निकल करके किस तरफ आ गया? ये सूरज की तरफ से आ रहे स्टॉर्म से निकल करके पृथ्वी की तरफ ही गिरना शुरू कर दिया, पृथ्वी की तरफ ही गिर गया। आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो पृथ्वी की तरफ गिरने से हुआ ये कि इसका जो सपना है वो चूर चूर हो गया, टोंगा में इसका विज्ञापन रह गया। आप जानना चाहेंगे कि सर सोलर स्टॉर्म होते क्या है, तो देखिए ये तो हो गई न्यूज। स्पेस एक्स ने 40 अपने सैटेलाइट जो हैं, जो रिसेंटली लॉन्च किए थे, वो खो दिए हैं। ये 49 में से 40 सैटेलाइट इसके बर्बाद हो गए हैं। ये न्यूज आप देख सकते हैं। आप पूछेंगे कि क्या इस प्रोग्राम का कोई नाम है? हमने मल्टीपल टाइम पढ़ाया है, इसका नाम स्टारलिंक है। स्टारलिंक कौन सा है? स्टारलिंक स्पेस एक्स के द्वारा भेजा गया सैटेलाइट्स का वो बहुत बड़ा बीड़ा है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क 20,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना चाहता है।
कहां भेजना चाहता है? अंतरिक्ष में भेजना चाहता है, जिसकी वजह से अब कितनी ऊंचाई पर भेजना चाहता है? पृथ्वी से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट, 20,000 सैटेलाइट भेजना चाहता है। अब यहां पर यह माना जा रहा है कि इसने हजारों सैटेलाइट ऑलरेडी भेज दिए हैं। रिसेंट डेज में तो इसका ऑलरेडी विरोध हो रहा है। चीन ने तो हालांकि रिसेंटली धमकी दी है कि अगर एलन मस्क ने सैटेलाइट भेजना बंद नहीं किए तो हम अपना भी यही हाल मचा देंगे, अंतरिक्ष में इतने ही सैटेलाइट अपने डाल देंगे। कारण क्या है कि स्टारलिंक से अब दुनिया डर रही है कि क्या पता इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि खुफिया जानकारी पूरी दुनिया की जुटाने का अमेरिका का कोई उद्देश्य हो, जिसमें पूरी जानकारी स्टारलिंक के सैटेलाइट के माध्यम से अमेरिका पूरी दुनिया के बारे में जुटा ले। तो यह काम चीन भी करना चाहता है, भविष्य में इतने ही सैटेलाइट भेजना चाहता है। आप पूछेंगे जो सैटेलाइट रिसेंटली गिरा है ये कितने वजन के हैं? जो 40 सैटेलाइट स्पेस एक्स के धरती पर गिर गए, ये कितने वजन के थे? 260 किलो का एक सैटेलाइट था। 40 सैटेलाइट गिर गए। आप पूछेंगे पृथ्वी पर गिरे कि क्या हुआ? जी नहीं, जैसे ही ये अंतरिक्ष से एटमॉस्फेयर में एंट्री करने लगे, आप पूछेंगे सर हमने तो एटमॉस्फेयर बहुत ऊंचाई तक पढ़ा हुआ है, एक्सोस्फीयर तक भी पढ़ा हुआ है। अरे हमने कहा आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन सही मायने में अंतरिक्ष में जो सबसे ज्यादा हवा या फिर प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, वो होता है क्षोभ मंडल के अंदर। और क्षोभ मंडल के अंदर जब घर्षण उत्पन्न होता है तो जो सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर चक्कर काट रहे थे, जैसे ही हवा की तरफ आने लगे तो उनमें आग लग गई। तो पृथ्वी की तरफ आते आते उनमें आग लग गई, इसलिए धरती पर आकर कुछ भी नहीं गिरा। इसलिए नहीं गिरा क्योंकि पृथ्वी की तरफ से जो धूल थी या फिर गैस थी उसमें वो सैटेलाइट जल करके भुन गए, राख हो गए। गिरा कुछ भी नहीं, लेकिन 260 किलो के ऐसे 40 सैटेलाइट इनके जल गए हैं। ठीक है ना? तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इन्होंने फाल्कन 9 रॉकेट से अपनी चीजें भेजी थी और इसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई। ये बात का मैंने आपको समझा दी। अब एक जानकारी यहां पर और देनी थी, और वो क्या थी? वो थी सोलर स्टॉर्म के बारे में कि ये कैसे आता है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सूर्य जो है ना, सूर्य की सरफेस पर से इस प्रकार की लपटें उठती रहती हैं। मान लीजिए कि ये सूर्य है, इस सूर्य ही है ये, और इसकी सरफेस पर से इस प्रकार की लपटें, ये देखो ये लपटें उठ रही हैं। ये लपटें हैं तो बहुत करोड़ों किलोमीटर दूर, लेकिन जब सूरज के क्षेत्र से बाहर निकल के आती हैं तो ये आकर के अंतरिक्ष में जितने भी, क्योंकि सौर मंडल के अंदर, भाई सौर मंडल के अंदर सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो 8 ग्रह हैं उनके क्षेत्र में भी ये लपटें पहुंचती हैं। तो पृथ्वी के क्षेत्र में जैसे ही ये लपटें आती हैं तो ये आकर के पृथ्वी के चारों तरफ बने हुए मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित कर देती हैं। अब आप पूछेंगे पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए क्या है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको पृथ्वी का एक उदाहरण लेके, देखिए हाँ, जैसे ये रहा अर्थ है ना। अब ये अर्थ जो है, इस अर्थ के अंदर भी मेरे प्यारे साथियों मैग्नेट उपस्थित है। मैग्नेट कहां से आया पृथ्वी के अंदर में? देखिए मैग्नेटिज्म का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है। सिद्धांत यह है, मैग्नेटिज्म के लिए कहते हैं कि जब भी कोई वस्तु, भाई मैग्नेटिज्म असल में है क्या? मैग्नेटिज्म के बारे में कहा जाता है कोई भी भार युक्त वस्तु जो होती है, जिसमें वजन होता है, वो दूसरी भार युक्त वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यानी अगर किसी वस्तु का मास m1 है तो वो m2 नाम के मास को अपनी ओर आकर्षित करेगी। यानी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। वो g या जो भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं वो इसी तरह से निकालते हैं, एक वस्तु का भार दूसरी वस्तु का भार अपॉन उनकी बीच की दूरी। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि पृथ्वी की तरफ मैं क्यों आकर्षित हूं, तो इसका वजह यह है कि मुझ में भी वजन है, पृथ्वी में भी वजन है, और दो भार युक्त वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। फिर आप पूछेंगे पृथ्वी में भार क्यों है? क्योंकि इसके केंद्र में भरा हुआ है निकल और आयरन। आपको मालूम होना चाहिए पृथ्वी की सरफेस 3 स्तर में बटी हुई है। पृथ्वी जो है 6400 किलोमीटर के बीच में, यानी कि अपन जहां खड़े हैं वहां से 6400 किलोमीटर अंदर चले जाओगे तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु आ जाएगा, जहां से पृथ्वी 3 दिशाओं में, जहां से पृथ्वी जो है 3 सरफेस के माध्यम से ऊपर तक आ रही है, जिसमें सबसे ऊपर वाले क्षेत्र को आप परपटी कहते हैं, जियो परपटी जिसे आप कहते हैं, है ना, क्रस्ट जिसे आप कहते हैं। क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। पृथ्वी के कोर में निफे यानी निकल और आयरन उपस्थित है। सबसे ऊपर आप कहते हैं सियाल, सीमा, निफे यानी सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल और आयरन। तो जो अंदर की तरफ निकल और आयरन है पृथ्वी के कोर में भरा हुआ, वो इसमें मैग्नेट की स्थिति उत्पन्न करता है।
वही मैग्नेट जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है कुछ इस प्रकार से, पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी में दो पोल बनते हैं, ऊपर की तरफ आप नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ साउथ पोल बोलते हैं। कारण क्योंकि पृथ्वी जो है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर यदि सूर्य का मैग्नेटिक फ्लेयर आकर टकराने की कोशिश करता भी है, तो सूर्य की तरफ से आ रहे मैग्नेटिक फ्लेयर से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही टकराता है, टकराने से ये नॉर्थ और साउथ की तरफ इनकी दिशा मोड़ देता है। दिशा मोड़ देता है से अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी के नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ अचानक चमक बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चमक बढ़ी और नीचे की तरफ चमक बढ़ी, इसे देखने के लिए दुनिया वाले लोग जाते हैं, है ना। यहां पर बोरियोलिस, ऑस्ट्रेलियोसिस इन नाम से जाना जाता है इन्हें, ठीक है ना। तो यहां पर अरोरा बोरियोलिस जाना जाता है इस चमक को, और दक्षिण पोल की तरफ अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसी की चपेट में आ गए कौन? सैटेलाइट। और जब वो इसकी चपेट में आए तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जैसे ही पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया, वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में खींचे चले आए, और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में खींचे चले आने से वो जल गए। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी जो मुझे बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं। बाकी जो नए विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, उनको लगे पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है ये प्राणी, इस गोले पे है तो सही लेकिन पता नहीं भाषा कौन सी बोल रहा है। कोई बात नहीं, मैंने आपको तथ्यात्मक जानकारी देने का प्रयास किया है। आप इतना समझ लीजिए कि सैटेलाइट्स को मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दिक्कत होती है, जो आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। यानी कि कुल जमा बात यह है कि जो भी आपके एलन मस्क के सैटेलाइट थे, वो मैग्नेटिक फील्ड ड्रिवन बाय दी सोलर फील्ड, उसकी वजह से बर्बाद हो गए। यानी कि सोलर स्टॉर्म जो है वो इनको खराब करने के अंदर काम में आ गया। ये लपटें जो थी उसकी लपेट से वो पृथ्वी पर ही आकर के वापस गिर गए। ये जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर दे दी है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो सेशन को शेयर कर देना, फिर भी नहीं भी आ रही हो तो भी कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट पढ़ाने का मैं अगर साहस करता हूं तो वो इसी कारण कर पाता हूं क्योंकि आप लोग जो है वो हिम्मत दिखाते हैं ये सब चीज सुनने की, है ना। सेशन को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि यहां से रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। आज शाम को 7 बजे मेरा एसएससी का बैच है, अगर आप चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएं। यदि यूपीएससी कैटेगरी में कोर्स लेना चाहते हैं तो 4500 रुपीज का प्लस कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है 16 तारीख तक, और यदि आप केवल प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो 2500 रुपए का ऑफ चल रहा है। यदि आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो 22% का फ्लैट कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है और 10% का एडुकेटर ऑफ चल रहा है। यानी आइकॉनिक का कॉम्बो जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों चीजें 76,000 में आपको मिल रही हैं। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको पर्सनल गाइड अलग से मिलता है, प्रॉपर मेंस की टेस्ट प्लानिंग मिलती है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस एडुकेटर मिलता है। यदि आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो लोन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आप लोगों को कोर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।